इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले कपल ऑफ रिक्वेस्ट। एक तो ये कि जब आप कॉल्स शुरू करते हैं तो प्लीज़ टीवी पे अपनी आवाज़ ना सुनने की कोशिश किया करें। आप बात करें मुझसे और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो सोशल मीडिया पे आप शो को देते हैं, चैनल को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सोशल मीडिया पे इमिग्रेशन विद तारिक शो को। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच यार। सर। मेरे दूसरे मैं यूरोपियन हूँ और मेरे बच्चे यहाँ पे उनको 5-5 साल का वो कार्ड मिल चुका है। जी तो पूछना ये है क्योंकि मेरा बेटा पाकिस्तान में पढ़ते तो कितने अरसे पाकिस्तान रह सकता है? साल 2 साल? मेरी वाइफ और मेरा बेटा। सर एक ही सवाल। दूसरी ये कि अगर मैं अपने भाइयों को बुलाना हूँ तो सर ये दिसंबर तक टाइम है या जून तक? सर मैं सर पे सुनूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें, जब आपके डिपेंडेंट बनते हैं तो वन ऑफ द कंडीशन इज़ कि आपकी इंटेंशन ये है कि आप यूके को अपना होम बना के बैठे हुए हैं। बिकॉज़ ये जो रेजिडेंट कार्ड मिलते हैं इनका मकसद ये आपको देने का कि यूके इज़ योर होम कंट्री और आप यूके के अंदर अपने रेजिडेंट राइट्स को एक्सरसाइज करें। अगर आप इन प्रैक्टिस अपना यूके को होम कंट्री बना के नहीं रह रहे और आपके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं बाकी कंट्रीज़ में, देन टेक्निकली दे कैन कम बैक एंड से कि जी फिर आपने रेजिडेंट कार्ड लिया हुआ क्यों है? बिकॉज रेजिडेंट कार्ड का जो पर्पस है वो ये है कि आपने यूके को अपना होम बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली रिकन्सिडर करना चाहिए। बिकॉज अगर आप ये समझते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर पाकिस्तान में, यूके में नहीं है एंड यू वांट कि वहाँ जाके स्कूलों को अटेंड करें और वहाँ जाके रहना शुरू हो जाएं, तो आई थिंक यू हैव टू सीरियसली रिकन्सिडर द होल स्ट्रक्चर। बिकॉज बाद में जाके उनको बिल्कुल प्रॉब्लम पेश आ सकती है जब वो अप्लाई करेंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अंडर द EU रेगुलेशंस। अगर ये प्रूव हो जाता है होम ऑफिस की तरफ से कि आपने यूके को अपना होम बना के नहीं बैठे हुए थे आप। अब आ जाते हैं हम आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के ऊपर जो कि आपके भाई हैं। देखें, पहले मैं एक बात लोगों को बता दूं, और जो नंबर 1 लोग गलती करते हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के अंदर, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि क्यों इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल होते हैं। कि पहले अगर आप EU नेशनल हैं तो पहले तो आप ये डेट उठाएं कि आप यूके में कब आए थे। एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर आप कहते हैं तारिक भाई मैं यूके में आया था 2015 में, तो 2015 में आने से पहले आपने अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को अपना डिपेंडेंट बनाया हो, ये शर्त है। मीनिंग अगर आपके केस में भाइयों की बात कर रहे हैं तो 2015 में आने से पहले आपने अपने भाइयों को पैसे भिजवाए हों या भिजवा रहे हों, और एक दफ़ा ये इस्टेब्लिश हो जाए कि वो आपके डिपेंडेंट हैं, फिर कोर्ट ऑफ अपील का केस है कि उसके बाद आप उनको थ्रू आउट पैसे भिजवाते रहें। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं स्पेशली आजकल के ज़माने में, बिकॉज ज़ाहिर बात है अब बड़े लोग एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स की डेडलाइंस आ रही हैं तो बहुत सारे लोग अब इमीडिएटली एप्लीकेशन डालना चाहते हैं बिफोर द डेडलाइन, जिस पे मैं अभी आता हूँ। ये बात भूल जाते हैं कि मेरे पास आते हैं तारिक भाई हम 8 साल से इधर हैं लेकिन देखें 2 साल के हम प्रूफ दे रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर का मतलब ये है कि यूके में आने से पहले भी दे वर डिपेंडेंट अपॉन यू ओ मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ये नहीं कि वो किसी और कंट्री में रह रहे थे, मीनिंग जिस यूरोपियन कंट्री में आप रह रहे थे वो उसके अंदर उसी घर में आपके साथ रह रहे थे, या वो किसी और कंट्री में रह रहे थे बट यू वो गिविंग देम फाइनेंसेस उनकी एसेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए। और एक दफ़ा स्टैब्लिश हो जाए कि आप उनको पैसे दे रहे थे फिर उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो इसकी वजह से काफ़ी लोग एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशंस पे मार खाते हैं। सेकंड बात आ जाती है डेडलाइन की। तो वैसे होम ऑफिस ने ये बोला हुआ है कि अगर आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है 31 दिसंबर से पहले तो हम आपको ट्रांजिशन अरेंजमेंट देते हैं 31 जून 2021 की या 30 जून 2021 की, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर आते हैं तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्राई करें कि 31 दिसंबर से पहले एप्लीकेशन डाल दें। लेकिन अगर आप किसी वजह से एप्लीकेशन नहीं डाल सकते तो होम ऑफिस की उस पॉलिसी का आप सहारा ले सकते हैं जो ये बोलती है कि अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी प्रायर टू 31 दिसंबर
तो आप जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हो। ज़ाहिर बात है अगर आपका खून का रिश्ता है तो वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी मेरी नज़र में, तो उस पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक द इशू इज़ द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन। इशू ये होता है कि आया आप जो रेगुलेशन है EU की या जिसकी बेसिस पे आपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन डालनी है, आया आप उस मेयार पे पूरा उतरते हैं या नहीं, जिसमें मैंने अभी अर्ज़ किया डिपेंडेंसी का इशू लोगों को रेज होता है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सॉरी मैंने पहले भी कॉल किया था लेकिन फिर कट गया था, तो मैं फ़ोन पे सुनूंगा। मैं यूरोपियन हूँ और मेरे बच्चे हैं यहाँ पे सर, उनको 5 साल कार्ड मिला है, तो मैं ये था कि सर अगर आप यहीं रुक जाए, माइंड ना करें, कितना मैंने बड़ा डिटेल में आपका जवाब दिया था। अगर आप बाद में सोशल मीडिया पे हमारा शो अपलोड होता है, क्योंकि बाकी लोगों के साथ ज़्यादती हो जाएगी अगर मैंने बात को रिपीट की, तो आप प्लीज़ सोशल मीडिया पे जाके शो को दोबारा देख सकते हैं। तो मैंने आपके सवाल का डिटेल में जवाब दिया, आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझसे सवाल पूछने हैं। जी जी। ये पहला सवाल ये है कि मेरी एक्सटेंशन फरवरी में तो वाइफ सिक है, तो मैंने आपसे ये पूछना चाहा था कि रही बात सिक नोट पे वो कम आएगी वेज, ठीक है, लास्ट 2 मंथ की, तो उसमें जब उन्होंने बोला कि साथ आपने सेविंग ऐड कर सकते हो, तो सेविंग अगर मेरी वाइफ की 3 अकाउंट्स में सेविंग है डिफरेंट में, तो वो उसके साथ में बैंक का लेटर भी जाएगा, खाली हम सेविंग 6 मंथ की वो लगा के तीनों लगा सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि मैंने सुना किसी ने मुझे बोला अगर आपने होम ऑफिस आप बुक कर सकते हो, आपका होम ऑफिस का बंदा होता है जो आपके टाउन में ना आपकी एप्लीकेशन फिलअप कर देगा, ये बात सही है? आपके टाउन में मीनिंग या यूके के अंदर? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। थैंक यू सो मच मेरे भाई। देखें जहाँ तक बात है अपेंडिक्स FM की, बिल्कुल अगर आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 18,600 मीट नहीं करते तो जो डेफिसिट है वो अपनी सेविंग से आप मीट कर सकते हैं। और होम ऑफिस ने बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखी हुई है जब सेविंग को आप शो करते हैं, जिसमें मेनली एक आ जाता है कि आपने पूरे 6 महीने की अपनी स्टेटमेंट दिखानी है और आपने एक डिक्लेरेशन देनी है कि जो सोर्स ऑफ सेविंग है वो क्या है आपका, आया आपने कोई चीज़ बेची थी या ओवर द ईयर्स आपने ये सेविंग की है। तो वो बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। जस्ट मेक श्योर करें जब आप एप्लीकेशन डालें तो जो अपेंडिक्स FM की एविडेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिल्कुल आप सेविंग को सैलरी की डेफिशिएंसी के साथ ऐड कर सकते हैं कि डेफिशिएंट है आपकी सैलरी। जहाँ तक बात आती है आपकी कि आपने जिक्र किया, मैंने कभी कोई ऐसी सर्विस नहीं सुनी कि होम ऑफिस के लोग आपकी एप्लीकेशन भरते हैं, तो मुझे नहीं पता आपने कहीं कुछ गलत पढ़ लिया होगा। मे बी आप पढ़ रहे हो कि सिटीजन एडवाइस ब्यूरो में सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस हैं कोई इस टाइप की जो ऑफ़र करते हो ये सर्विस, और आप गलती से समझ रहे हैं कि वो होम ऑफिस के हैं, लेकिन होम ऑफिस ऐसी कोई सर्विस नहीं देता जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अगर मैं गलत हूँ तो माई सिंसियर अपॉलॉजी, लेकिन होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन नहीं भरता। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब, क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं 10 ईयर रूट पे हूँ और एक्सटेंशन मेरी है, और क्वेश्चन ये है कि मुझे फी वेवर विद इन 28 डेज चाहिए, ये उससे कर सकता हूँ? ऑलराइट, यही क्वेश्चन है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। देखिए मैं लोगों से कहता हूँ, सॉरी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर फी वेवर अप्लाई करना है तो 2-2.5 महीने पहले कर लें। उसकी वजह ये है कि फी वेवर में रफली वो 5-6 वीक्स लगाते हैं, उसके बाद वो सिर्फ 10 वर्किंग डेज देते हैं जिसके अंदर आपने एप्लीकेशन डालनी है। अब चक्कर क्या आता है, जो मैं क्यों लोगों से कहता हूँ कि 2-2.5 महीने पहले फ़ी वेवर डाल लें। अगर आप होम ऑफिस की फ़ी वेवर की पॉलिसी देखें तो होम ऑफिस ये बोलता है कि अगर आपने अपने वीज़ा की एक्सपायरी से पहले फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डाल दी है और उस एक्सपायरी के बाद आप होम ऑफिस, हमारा आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और फ़ी वेवर का हमने अभी तक डिसीजन नहीं लिया, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप वेट करें और जब फ़ी वेवर का डिसीजन हम ले लेंगे उसके बाद, या अगर हमने आपको फ़ी वेवर दे दिया तो आप एप्लीकेशन डाल दें, और अगर आपको फ़ी वेवर ना दिया हमने तो आप फिर पैसे दे के एप्लीकेशन डाल दें। प्रॉब्लम ये है कि अंडर सेक्शन 3C फ़ी वेवर का कोई जिक्र नहीं है, तो ये होम ऑफिस की पॉलिसी है, स्पेशली जो अहमद केस लॉ के बाद हुआ है। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि देखें, पॉलिसी अपनी जगह होती है, इमिग्रेशन रूल अपनी जगह होता है। तो ऑफ कोर्स अब क्योंकि हॉक की वजह से वापस ये चीज़ आ गई है कि पॉलिसी भी बड़ा मैटर करती है, बट मेरा कहने का मकसद ये है एट द एंड ऑफ द डे कि बेहतर ये है कि 28 दिन का वेट ना करें, 2-2.5 महीने पहले फ़ी वेवर डाल लें
और इंशाल्लाह ताला अगर आपको फ़ी वेवर मिल जाता है, होपफुली आपको मिल जाएगा बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ योर वीज़ा, और फिर आप एक्सटेंशन डाल दें बिकॉज वो 10 दिन का पीरियड देते हैं। डोंट वेट टिल 28 डेज़, करते हैं तो स्टिल नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश करें पहले डाल लें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बताएं सर अपना सवाल। जी मेरा मेरा बात है तो आप बस सही से नहीं जाएगा। मैं बांग्लादेशी हूँ। You can speak in English if you want and I'll answer you in English. No problem. मैं कंट्री में 12 साल हो गया आया। मैं ओवर स्टे हो गया और एक दफ़ा मुझे इमिग्रेशन ने पकड़ा तो मैंने इलाम किया तो इलाम खरीद लिया। मुझे आप सही कोई मदद दे सकते हैं आज अभी मुझे क्या करना है? देखें सर, आप टीवी सुन रहे हैं लेकिन जो मुझे आपकी बात समझ आई है, देखें क्योंकि ये फॉर्मेट नहीं है शो का कि मैं आपको कोई एडवाइस दूँ, हम सिर्फ मसलों के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं या आपको डायरेक्शन देते हैं ताकि आप सही तरफ जाना शुरू हो जाए। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका मेरिट क्या है केस के अंदर, तो आई एम वेरी सॉरी कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और उनसे जाके अपना केस डिस्कस करें ताकि वो आपको बता सकें कि आपके केस में कोई दम भी है कि आप इस केस को आगे जाके होम ऑफिस में डालें और आपके चांसेस क्या हैं जीतने के। मैं एक बात लोगों से बोलूं बिकॉज मुझे फ़ील होता है कि लोग एक जगह गलत जाते हैं कि जब भी किसी दफ्तर में जाते हैं कहते हैं जजी हमारा केस डाल दें। ये पूछते भी नहीं है कि केस में मेरिट कितना है, चांस क्या हमें केस में वीज़ा मिलने का, लोग ये बात बिल्कुल नहीं पूछते। तो प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आप अपनी हार्ड अर्नड मनी लगा रहे हैं एप्लीकेशनों के अंदर और चीप नहीं है एप्लीकेशन, महंगी हैं ये एप्लीकेशंस, ज़रूर पूछें कि मेरे चांस क्या हैं वीज़ा मिलने के। बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ सर। जी मैं उमर बात कर रहा हूँ और 2 सवाल है सर आपसे। जी उमर। जी मैंने अप्लाई किया हुआ है तकरीबन 15-16 महीने हो गए हैं बच्चे की बेस पे। जी। तो बच्चा भी मेरा ब्रिटिश है, वाइफ भी ब्रिटिश है। जी। तो रिप्लाई नहीं है वो इमिग्रेशन ने। जी। जब भी ईमेल की है, मतलब पहले तो ऐसा मसला नहीं था कोविड-19 का। जब से कोविड-19 कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे पास केस काफी फंसे हुए हैं, ऐसे वैसे, ठीक है। और एक सवाल ये है वो आंसर नहीं कर रहे, अब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? ठीक है, थैंक यू। मेरा कह रहा है कि नोटिस भेजें, अगर आप आए तो ये हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 बातें हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। तो हमें क्या करना चाहिए? एक ये, और दूसरा ये कि मेरा बच्चा होने वाला है दूसरा। मुबारक हो आपको। मुझे जैसे ही हो जाए वो इनको बता इमिग्रेशन वालों को इस बच्चे को। ऑलराइट, थैंक यू उमर आपकी कॉल का। देखिए उमर, पहली बात तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आपका पहला भी चाइल्ड क्वालिफाइंग चाइल्ड है, आपका बड़ा आर्ग्यूबल केस है। ज़ाहिर बात है आपकी, क्योंकि केस आर्टिकल 8 पे है, तो अगर एक और बच्चा होता है आप अपडेट उनको ज़रूर करें। देखें, एक बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया उमर, बिकॉज़ मैं ये बहुत आजकल नोट कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी लोगों को जब बोलता हूँ कि अपने एमपी के पास जाएं, वो एमपी के पास, मतलब आजकल आपको पता है हर कोई ईमेल के ऊपर काम कर रहा है, तो एमपीज़ ईमेल करते हैं होम ऑफिस को, एमपी का जो डिपार्टमेंट है कि जी मेरे फ़लाँ क्लाइंट का केस पेंडिंग है। एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी ज़्यादा केसेस में होम ऑफिस एक स्टैंडर्ड जेनेरिक ईमेल बना के भेज रही है जिसमें एंड में पूरा एक पैराग्राफ है कोविड-19 के ऊपर। एंड आई थिंक इट्स अ बिट सैड बिकॉज होम ऑफिस को इंडिविजुअल केसेस को इंडिविजुअल बेसिस पे देखना चाहिए, बिकॉज जिस तरह आपका केस है, आप 15 महीने से बैठे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कमा नहीं रहे, तो उल्टा आपकी फैमिली फाइनेंशियली सफ़र कर रही है बिकॉज आपके पास वीज़ा नहीं है। तो ज़ाहिर बात है आपके पास 2 ऑप्शन है इस वक्त, 3 ऑप्शन है, लेकिन तीसरे ऑप्शन को रहने दें, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वो भी मैं आपको बता दूंगा अलबत्ता। एक ऑप्शन तो ये है कि वापस अपने एमपी के पास जाएं, उनको एक्सप्लेन करें ईमेल पे कि ये सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है हमारी फैमिली के ऊपर, एंड इट्स अफेक्टिंग अ सोशल
लाइफ और हमारी फैमिली लाइफ। एंड देन अगर एमपी आपका बहुत एक्टिव है, ज़रा दम वाला है, तो मे बी वो होम ऑफिस को और पुश करे। लेकिन फिर सारी बात उसके हाथ बन जाते हैं एमपी के, जब होम ऑफिस ये लिख के दे देता है जी कोविड की वजह से ये हो गया वो हो गया, और कम्प्लेक्स केस है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप होम ऑफिस का एक डिपार्टमेंट है या उनका एक प्रोसीजर है जो कंप्लेंट्स का है, जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं होम ऑफिस के ख़िलाफ़ कि जी जो आप सर्विस दे रहे हैं हम उससे खुश नहीं हैं, बिकॉज आपने 1 साल लगा दिए, 15 महीने लगा दिए मेरी एप्लीकेशन को, और ये वजह से मेरी फैमिली सफ़र कर रही है। तो वो आप कंप्लेन रेस कर सकते हैं होम ऑफिस को। प्रॉपर ऑफिशियल कंप्लेन होती है जो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट को जाती है, और देखने में आया कि उसके बाद होम ऑफिस एकदम एनर्जाइज हो जाता है। तो एक ऑप्शन आपके पास वो है, और अगर वो कंप्लेन प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व ना हो तो फिर आप उसको और आगे ले जा सकते हैं। और तीसरा है कि आप जुडिशल रिव्यू करें, जो कि फिर अगेन वो एक्सपेंसिव आ जाता है कि आप पैसे देंगे, लीगल इस बात के पैसे देंगे कि होम ऑफिस आपको डिसीजन दें, हक में हो या ना, वो एक अलग इशू है। लेकिन सारी बात आपका केस आर्ग्यूबल है। तो ऑप्शन 1 और 2 होता है जो लोग लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम कंप्लेन नहीं करना चाहते होम ऑफिस के ख़िलाफ़, वी रादर वेट और हम सब्र कर लें। तो दैट इज़ वेयर वी आर। मुझे बताया जाता है कि अब हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं, इमिग्रेशन विद तारिक शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। और इंशाल्लाह ताला अब हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके आई टेक सम मोर कॉल्स और हम थोड़ी सी और बातें करेंगे। सो इंशाल्लाह सी यू आफ्टर द ब्रेक। The world #1, the Light Boys. Well, if you ride it and you twist it, if you pick it or you pin it, then you splash it, bish, bash, bosh it, Light Boy. Yeah. I can't believe you're finally mine. The new iPhone 12 Pro with 5G. You're just so beautiful. Those edges, that camera. And it comes with a full works plan from EE. 24 months of Apple Music, Apple TV Plus, and Apple Arcade. And now 24 months of BT Sport, too. All this on the UK's #1 5G network. Don't get iPhone envy. Get the iPhone 12 Pro today with a full works plan, only on EE. Order online or over the phone. The time Ollie had a temperature, I found a lump. I hated my body. I was scared to go out. I didn't know what to do. Thankfully, I had Bupa by my side. And they knew exactly how to help. As a Bupa customer, you get around-the-clock access to expert advice from the comfort of your own home, so you can stay in control of your health, wherever you are. Call or go online for a quote. Bupa, for living. Bingo like a boss. Get your gala on this Christmas at Gala Bingo. Bingo wants a little word of all you mums and dads out there. He says we all insure our homes, our cars, our phones even. But we don't think about life insurance. It's barking mad. Beagle Street could give you 200 grand's worth of cover for less than the price of a family-sized pizza. Buy life insurance with Beagle Street, and you could get a gift card worth up to 100 quid with your policy. Call 0800 247 247 or go to beaglestreet.com. हम फिर से आगाज कर रहे हैं एक नए प्रोग्राम का, ट्रस्ट एंड टैक्स प्लानिंग विद खालिद महमूद। इस प्रोग्राम में मारूफ चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र खालिद महमूद टैक्स प्लानिंग के बारे में मुफीद मालूमात फराहम करेंगे। खालिद महमूद जो कि ट्रस्ट, विल्स एंड प्रोबेट के माहिर हैं, आपके सवालात के जवाब देंगे। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम हर किस्म की टैक्स प्लानिंग जिसमें ट्रस्ट, प्रोबेट, विल्स एंड LPA के मुतल्लिक मालूमात फराहम करेंगे। ट्रस्ट एंड टैक्स प्लानिंग विद खालिद महमूद हर मंगल को रात 8 बजे। COVID-19 remains highly contagious, and even people without symptoms are spreading it. So we need to keep washing our hands, wearing our face coverings, and making space for each other. And now we're indoors more. We should let fresh air in to help blow COVID-19 particles away. Let's keep doing all we can to help stop the spread. Remember, hands, face, space, and let fresh air in.
शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। Right. So my question is, my brother and I recently took our ceremony for naturalization, and my mum is due to take hers. But when we're trying to apply for passports, on the option it says it asks whether your mother is British national. So I don't know if I should be clicking yes or no because we haven't had her in the thing yet. That's yeah. All right, thank you. Thank you so much, ma'am. If your mom has not taken the oath, because you become British citizen after you've taken the oath, because they give you a certificate that says you're a British citizen from this date. So technically, even if the application has been approved and she's not taken the oath, then she is still, the nationality is her previous nationality. So basically, yes, you cannot write on the form that your mother or one of your parents is British citizen. Only after the oath is taken, you're given a certificate that will confirm you are British citizen as on that date. Of course, a lot of people misunderstand that the citizenship is based on the passport. Not really, is when you get the certificate. And the initial application approval on naturalization itself doesn't confirm you are British citizen. It just is an invitation for you to go and attend the ceremony. So after the oath taking ceremony, you're British citizen. So your initial thinking is correct. On the application form, you will not put your mother as a British citizen because she's not taken the oath. Thank you so much for your call. अस्सलाम वालेकुम जी, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है कि मुझे रिफ्यूजी स्टेटस मिला था जो नेक्स्ट एंड ऑफ जनवरी में 5 साल हो रहे हैं इसको जी। तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ के लिए या सॉरी वेट करूँ? इंडेफिनेट के लिए अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि अभी वेट करूँ? एंड ऑफ जनवरी में हो रहे हैं 5 ईयर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। सर वो 28 डेज ग्रेस पीरियड होता है इमिग्रेशन रूल के अंदर। तो आप देख लें आपका वीज़ा कब आपको इशू हुआ था, जो रेजिडेंट कार्ड होता है रेफ्यूजी स्टेटस का, उससे 5 साल ऐड कर लें और 28 डेज माइनस कर लें। तो मेरे पास एग्जैक्ट डेट्स तो आपकी नहीं है, तो जो भी आपकी एग्जैक्ट डेट है जिसमें आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं उसमें से 28 डेज माइनस कर लें। उस ग्रेस पीरियड के अंदर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अपनी सेटलमेंट एप्लीकेशन। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी तारक भाई, क्या है? ठीक है? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती और तरक्की दे। अल्लाह पाक सारों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तरक्की दे और आमीन। सारों के वीज़े लगाए जो बैठे हुए हैं बेचारे। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था, मैं इधर यूके में 2007 में आया था जी। तो डेट के बाद ना, जब मैं आया था उस वक्त इसको पता होगा ना, ये इधर कॉलेज में ना वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना पड़ा। उसके बाद वो जो थे पेपर्स वगैरह मिलते थे ना, तो उसकी वजह से आपके अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट होते थे उन पर आपकी सेटलमेंट होती थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो मुझे सर्टिफिकेट मिले थे, उन सर्टिफिकेट की वजह से वो मेरे पेपर भी कंप्लीट थे और मेरी सेटलमेंट भी हो गई। सॉरी, आपकी क्या हो गई? मिनट सॉरी, कौन सी होगी एप्लीकेशन? सेटलमेंट आपने बोला? मैंने बताया मेरी सेटलमेंट हो गई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं उधर काम पे इतना बिजी था, तो अभी घर ने अपना ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं काम पे इतना ज्यादा बिजी था कि मैं ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि अभी आई थिंक, क्योंकि मुझे ये पता चला कि इन्होंने ना वो साथ में शुरू किया हुआ है जो लाइफ इन द यूके कोर्स शुरू किया हुआ है जी, नेशनलिटी के। जी। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना है, मैं अगर नेशनलिटी करवाना चाहूँ तो मुझे वो लाइफ इन द यूके टेस्ट है जो वो भी करना पड़ेगा, या मेरे पास आसान रास्ता कौन सा है कि मैं अपनी नेशनलिटी करवा सकूं? सेटलमेंट मेरी हुई है, काम भी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, मेरा अपना है, मैंने खुद लिया। ठीक है, ठीक है जी। मॉर्गेज पे। ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की। देखें, जो लाइफ इन द यूके है और जो आपने इंग्लिश असेसमेंट अपनी पास करनी है, या आपके पास इंग्लिश की डिग्री हो या बाहर की डिग्री हो जो नारेक अप्रूव कर दें, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तभी जो लोग EU लॉ के अंडर सेटलमेंट लेते हैं कोई टेस्ट नहीं देते, लेकिन बाद में देना होता है जब नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं।
सिर्फ माफ़ी उन लोगों को है जिनको मेंटल या फिज़िकल कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वो इंग्लिश का टेस्ट नहीं दे सकते। तो होम ऑफिस ने कहा कि अपने डॉक्टर से उन्होंने एक तरह से एक लेटर तैयार करके रखा हुआ है, जो आपने एक तरह से एक एप्लीकेशन तैयार करके रखी हुई है, जो आपने अपने मेडिकल एग्जामिशन फॉर्म है जो आपने अपने डॉक्टर को देना है, वो उसको भरता है। तो फिर होम ऑफिस की मर्ज़ी है कि आपको माफ़ी एक्सेप्ट करें ना करें उस लैंग्वेज टेस्ट से, वरना आपको ये दोनों टेस्ट सर लाजमी देने पड़ते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर अपना सवाल आप पूछ लें और टीवी पे ना ध्यान दें प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे एक पूछना था। जी एक्चुअली मेरी नीस है, वो पाकिस्तान में है, तो उसकी उम्र 26 साल है। उसका बाप वो फोत हो गया। ओके, सॉरी टू हियर दैट। तो हमारे पास कोई प्रूफ, वो ब्रिटिश था लेकिन हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ शनाख्ती कार्ड का प्रूफ है। तो उसको को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सकता है या नहीं? देखिए मैम, वो इस तरह नहीं होता कि अगर ब्रिटिश हो। देखिए इन बेसिक तो ये है कि अगर कोई बच्चा बाहर पैदा हो और उनके वालिदैन ब्रिटिश हैं तो ज़ाहिर बात है बच्चा भी ब्रिटिश होता है, लेकिन उसमें कुछ शराइत होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं कि आया उसके वालिदैन की जो नेशनैलिटी थी वो थ्रू नेचुरलाइजेशन थी या अदर दैन डिसेंट थी, कि उनको अपने वालिदैन से मिली हो, बिकॉज उसके ऊपर मैटर करता है कि जो बच्चा है वो ब्रिटिश बनता है या नहीं। तो जो मेरी पहली रिक्वेस्ट है आपसे वो ये कि किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से आराम से पहले बात करें ताकि वो ये पता कर लें कि उनके फादर की अपनी नेशनैलिटी कैसे उनको मिली थी बच्ची के फादर को, और फिर वो देख सकते हैं कि आया बच्ची ब्रिटिश बनती या नहीं। एक जो मेरा बेसिक अजम्पशन है कि अगर बच्ची आपने कहा 26 ईयर्स ओल्ड की है, अगर वो ऑलरेडी ब्रिटिश होती जब पैदा हुई होती तो अब तक नॉर्मली उन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता है या लोग अप्लाई कर देते हैं। ये मेरे ख्याल से हुआ ये होगा, बहुत बड़ी अजम्पशन ले रहा हूँ कि मे बी बाद में उनके फादर ब्रिटिश बने हो उनकी पैदाइश के बाद, तो वो फिर बात डिफरेंट हो जाती है, उसके लिए बच्चे को इधर आना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब इन एसेंस ये है कि काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं जो पूछने पड़ते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि जब बच्ची पैदा हुई थी उस वक्त वालिदैन का स्टेटस क्या था, ब्रिटिश थे या नहीं, और अगर थे तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बने थे या अपने वालिदैन के थ्रू बने थे, बिकॉज उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर आपका बच्चा यूके से बाहर पैदा हो। तो इन सारे सवालों को पूछने के बाद ये असेसमेंट हो सकती है कि आया वो ब्रिटिश थी या नहीं। जहाँ तक बात है आईडीज़ की, वो इतना इशू नहीं है, बिकॉज अगर आपके पास नाम, डेट ऑफ बर्थ है तो वो आप होम ऑफिस को दे सकते हैं, और कहाँ कहाँ वो रहते थे वो इन्फॉर्मेशन आप होम ऑफिस को दे सकते हैं, और होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस बात को पता कराएं कि ये ब्रिटिश सिटीज़न थे या नहीं थे, या इनका क्या पासपोर्ट नंबर था। वो चीज़ें निकल आती हैं, वो इतना बड़ा मैटर नहीं है होम ऑफिस के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड आई विश द बेस्ट फॉर योर नीस की एप्लीकेशन के लिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना है कि अपने भाई के बारे में 2011 में वो स्टूडेंट वीज़े पे आया था ना जी, और 2016 में वो वापस चला गया बीए करके। ठीक है। अब वो दोबारा अगर आना चाहते हैं कि अभी कह रहे हैं कि ना स्किल वर्कर वीज़ा, तो जहाँ वो काम करता था यहाँ, तो वो उसे दोबारा अगर बुलाना चाहते हैं तो वो स्किल वर्कर पे आ सकता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी। देखिए स्किल वर्कर आजकल एकदम इतने पॉपुलर इसलिए हो गया ये वीज़ा क्योंकि पहले ये होता था कि अगर आप किसी को बाहर से बुला रहे हैं तो मार्केट लेबर टेस्ट करना पड़ता था, जो कि बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट थी कि आपको लोकल मार्केट से कोई बंदा नहीं मिल रहा तभी आप बाहर से किसी को बुला रहे हैं। अब मार्केट लेबर टेस्ट ख़त्म हो गया, तो अब ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन गई हैं उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर हैं कि वो यहाँ आ जाएँ एज़ लॉन्ग एज़ उनको स्पॉन्सरशिप है। अब स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि जो उनके पोटेंशियल एम्प्लॉयर हैं उनके पास Tier 2 लाइसेंस है कि वो किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं यहाँ बुलाने के लिए। तो अगर कोई एम्प्लॉयर है, पोटेंशियल कंपनी है, तो पहले तो उनको किसी कॉम्पिटेंट लॉ फर्म के पास जाना पड़ेगा ताकि वो उनके लिए लाइसेंस अप्लाई करें। उनके पास जब लाइसेंस आ जाएगा तो फिर वो किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट कि वो डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे, पहले उन कंपनी को खुद लाइसेंस चाहिए।
फिर बिल्कुल वो उन्होंने अपेंडिक्स दिया है स्किल्ड वर्कर के लिए कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन स्किल्ड वर्कर में आते हैं, और जो नई एक और बात होगी है स्किल्ड वर्कर के अंदर कि उन्होंने जो पहले टियर 2 होता था उसमें ऑक्यूपेशन की लिस्ट थोड़ी हाई थी, उसको भी गिरा दिया है। तो अब बहुत सारे लोग उस स्कोप के अंदर आते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में एप्लीकेशन डाल सकते हैं जब पहले उनके पास कोई स्पॉन्सर हो, मीनिंग ऐसा एम्प्लॉयर हो जिसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस हो, जो उस एम्प्लॉयर को पहले लेना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा कि उनके एम्प्लॉयर के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है या नहीं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये भाई 3 पूछने थे। एक तो रिसेंटली जो रूट है उसमें जो है ना वो अभी मेरी चौथी एक्सटेंशन होगी, इंडेफिनेट होगी, उसको कोर्स करने पड़ेंगे लाइफ के। और दूसरा होता है, दूसरा सवाल ये है कि जिनके पास 2.5 साल के वीजे होते हैं वो क्या हाउस खरीद सकते हैं कि इंडेफिनेट होगी तो खरीदेंगे? तीसरा सवाल ये है कि वालिद साहब बीमार हैं पाकिस्तान, तो अगर जाएं तो कितना रखते हैं उधर 2.5 वीजे पे? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए वो जो सेटलमेंट एप्लीकेशन होती है वो बेस्ड होती है कि अगर उस वक्त रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, तो नॉर्मली फिर आपको दोनों इंग्लिश के टेस्ट देने पड़ते हैं, जिसमें आइल्स आता है, लाइफ इन द यूके आता है, जो कि ज़्यादातर सेटलमेंट तकरीबन ऑलमोस्ट अपार्ट फ्राम रेफ्यूजी स्टेटस और EU के अंडर जो आते हैं या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन में जो आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं, उनके अलावा सारों के लिए वो इंग्लिश टेस्ट होता है, जो उनको लाइफ इन द यूके एंड एक और इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है इंग्लिश एबिलिटी को पास करने के लिए। जहाँ तक 2.5 साल वीज़े वाली बात है, देखिए वो डिपेंड करता है कि आप किस लेंडर के पास जाएँ। तो आपको उसको लीगल एडवाइस नहीं चाहिए, आपको चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, आपको किसी मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि कुछ लेंडर्स हैं जो अगर आप 3 साल से इस मुल्क में रह रहे हो और आपके पास आगे भी वीज़ा है तो वो कंसिडर करते हैं आपको मॉर्गेज देने के लिए। और ज़्यादातर लेंडर्स हैं वो कहते हैं कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंस इधर होनी चाहिए वरना हम आपको मॉर्गेज नहीं देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है उनको मॉर्गेज नहीं मिलती। मैं लोगों को जानता हूँ जिनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है उनको मॉर्गेज मिली हुई है, बट वो डिपेंड करता है लेंडर टू लेंडर के कौन सा बैंक आजकल दे रहा है, लेंडिंग कंपनी दे रही है, कौन सी नहीं दे रही, बिकॉज ये लोग अपनी गोल पोस्ट को चेंज करते रहते हैं। तो यू जस्ट हैव टू गो टू अ मॉर्गेज ब्रोकर, उससे आप बात करें तो वो आपको बता देगा कि कौन कौन से बैंक या लेंडिंग कंपनीज मॉर्गेज दे रही हैं ऐसे लोगों के जिनके पास 2.5 साल के ये 10 ईयर रूट के ऊपर वीज़े हैं। जहाँ तक मुल्क से बाहर रहने की बात है, बिल्कुल छुट्टियों पे जा सकते हैं, बट ट्राई करें 6 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहें, वरना फिर आपको एक्सप्लेनेशंस बाद में देनी पड़ती हैं। लोग ज़्यादातर जो नॉर्मल छुट्टियों पे जाते हैं 2 महीने की, 1.5 महीने की या समर में 3 महीने की, उसका कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। एक दोस्त ने FLRM अप्लाई तकरीबन 1 दिन पहले और फिर रिफ्यूज हो गया था, और उसके बाद फिर उसको अपील दी थी कोर्ट के अंदर जी। तो उसने कोर्ट की जो अपील है वो कर ली है तकरीबन लास्ट वीक, लेकिन उसके लेटर में शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि मतलब होम ऑफिस मतलब उसके अगेंस्ट है, मतलब दोबारा री अपील कर सकती है। तो मतलब क्या चांसेस है, मतलब अब क्या होगा, क्या प्रोसीजर है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें वो जो अपील के प्रोसेसेस होते हैं ना, कि अगर आप कोर्ट में केस जीत जाएं और दोनों पार्टियों को, जो ग्रीव पार्टी होती है खुदा न खास्ता हारते, तो आपको भी चांस होता कि आप आगे जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब चैलेंज करें ना करें वो केस के मेरिट के ऊपर है, क्योंकि मैंने तो आपका केस पढ़ा नहीं है, तो मैं तो नहीं बता सकता कि होम ऑफिस इसको चैलेंज करेगा या नहीं करेगा। मैं तो सिर्फ दिल से दुआ दे सकता हूँ कि आई होप होम ऑफिस आपके केस को चैलेंज ना करें, जिनका भी ये केस था, एंड दे कैन देन गो अहेड एंड स्टार्ट लिविंग देयर लाइफ। लेकिन आया वो चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, बिकॉज मैंने आपका पूरा डिटर्मिनेशन नहीं पढ़ी है। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि आपको वो तंग ना करें आगे जाके और वीज़ा इशू करके दे दें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। तारिक भाई मैंने सवाल पूछना था कि मेरे पास परमानेंट रेजिडेंसी है, तो मेरे बच्चे भी इधर के बोन है जी, तो 2.5 साल का जो वीज़ा है, तो 10 ईयर्स के रूट पे उम्र, तो मेरी ये जो उसको नेक्स्ट जो चौथी
बच्चे में हो जाने इधर, क्या मैं उसके नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? किसके लिए? मेरी बच्ची है इधर, तो उसको 10 इयर्स हो जाने हैं। ओके ओके, ठीक है सर, मैं आपको अर्ज करके बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम सर। मुझे अपना भाईजान अभी बताया जा रहा है कान में कि हमारी ब्रेक का भी टाइम हुआ है। इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे वापस आके मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा और फिर मैं और कॉल्स लूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब इंशाल्लाह ताला हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक पे वापस आके पहले मैं इनका जवाब दूंगा, देन वील टेक सम मोर कॉल्स और आपसे और बातचीत होगी। तो इंशाल्लाह ताला सी यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले किसी का कॉल आया। मैं आपको बताऊं, आपने मुझे अर्ज़ किया कि आपके बच्चे यूके में पैदा हुए हैं। तो जो बच्चे यूके में पैदा हों 10 साल की एज के ऊपर, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ब्रिटिश चाइल्ड। तो डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई नहीं करते, पहले एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसकी होम ऑफिस ऑब्वियसली फ़ीस लेता है। उसमें 5-6 मंथ्स लगते हैं। होम ऑफिस अगर रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दे, जो कि नॉर्मली क्योंकि डिस्क्रिप्शन पे होता है, लेकिन नॉर्मली वो अप्रूव कर देते हैं, तो फिर बच्चा जाके ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। तो स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 देन ब्रिटिश पासपोर्ट। और ज़ाहिर बात है कि जब रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाती है, बच्चा टेक्निकली इज़ ब्रिटिश सिटीज़न। और ये उन बच्चों के लिए जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं, जब वो ईयर 10 के होते हैं, 10 साल की उम्र के पहुँचते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रिटिश चाइल्ड। तो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछा कि क्या मैंने इंडेफिनेट लिया था 2011 में जी, तो उसके बाद मेरा 2009 में ऑफेंस हो गया था। उसके बाद 2-3 दफ़ा ऑफेंस हो गए थे, सीरियस नहीं ड्राइविंग ऑफेंस हुए थे कि इंश्योरेंस और लाइसेंस नहीं था, तो और एक फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से मुझे वार्निंग दी थी कोर्ट से जी। तो क्या मैं ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? अभी वेट कर लूँ? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। नॉर्मली जो नॉन कस्टोडियल सेंटेंस हैं उनको जब 3 साल हो जाते हैं तो आप उसके बाद नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, तो होम ऑफिस एडवर्सली उन चीज़ों को नहीं देखता। तो येस, अगेन जो डिस्क्रेशन होती है वो होम ऑफिस की होती है, लेकिन नॉर्मली देखने में आया है कि जब 3 साल गुजर चुके होते हैं किसी भी नॉन कस्टोडियल सेंटेंस को, उसके बाद जो इनको कन्विक्शंस बोलते हैं जिस पे आपको कम्युनिटी ऑर्डर्स या फ़ाइन वगैरह होता है कोर्ट की तरफ से, वो नॉन कस्टोडियल डिसीजंस होते हैं या ऑर्डर्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, तो उनके ऊपर 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरी कज़न है और एक मेरा अपना है। तो मेरी कज़न है वो अनफॉर्चुनेटली वो ओवर 55 है और डिसेबल है, ठीक है, और वो नेशनैलिटी अप्लाई उनको करना है, तो क्या नेशनैलिटी की एप्लीकेशन में वो फीस जा सकती हैं? नहीं, सॉरी, किसके अंदर जा सकती हैं? फी वेवर जो बगैर फीस पर कोई बेनिफिट पे हो, वो लेडी जो है वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, माफ हो सकती है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन? और सेकंड क्वेश्चन मेरा अपने लिए कि जो हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि मेरे डिपेंडेंट हैं पाकिस्तान, और मैं उनको जो है रेगुलर मनी देता हूँ उनके होम एक्सपेंसिव के लिए जी। तो वो कोई क्राइटेरिया है या किसी भी जो ट्रांसफर मनी कंपनीज है बकायदा अकाउंट टू अकाउंट है, या किसी भी मतलब कि आप उससे भेज सकते हैं, वो प्रूफ एक्सेप्टेबल होता है, या कोई खास क्राइटेरिया है कि भाई इस तरीके से पैसे आप भेजेंगे तभी वो एविडेंस कबूल किया जाएगा? और आप कौन सी नेशनैलिटी के लिए, कौन सी आपकी नेशनैलिटी है? मैं यहाँ, मेरे पास तो लीव टू रिमेन है, मैं पाकिस्तान में भेजता हूँ। नहीं, आपके पास नेशनैलिटी क्या है अपनी? मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, लेकिन डेफिनेटली लीव टू। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। पहले तो मैं आपको आपकी कज़न की बात बता देता हूँ कि जो फ़ी वेवर है सर, ये जो
एप्लीकेशंस होती हैं सेटलमेंट, इंडेफिनिट, नेशनैलिटी के, इन पे फ़ी वेवर अप्लाई नहीं होता है। ज़्यादातर होता है जो आप ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस डालते हैं 5 साल 10 ईयर रूट के बेस के ऊपर, तो फ़ी तो आपको देनी पड़ेगी। जहाँ तक बात आती है आपकी, मैंने क्यों पूछा कि वाई इज़ इट रेलिवेंट कि आप क्यों पूछ रहे हैं डिपेंडेंसी, क्योंकि डिपेंडेंसी प्रूव करनी पड़ती है ज़्यादातर ये EU रेगुलेशंस के अंदर, तो इसलिए मैं वैसे पूछ रहा था। लेकिन अगर आप कोई और वीज़ा ऐसी कैटेगरी ढूंढ रहे हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के ऊपर जिस पर डिपेंडेंसी शो करनी है तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं आपको जनरली एविडेंस के बारे में बताता हूँ। देखें, एविडेंस को पूरा करने के 2 तरीके। एक तो मैं लोगों को कहता हूँ कि देखें जी, अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे वो आपको होम ऑफिस की गाइडलाइन दिखा देगा, क्योंकि होम ऑफिस ने हर इमिग्रेशन एप्लीकेशन के ऊपर अपनी गाइडेंस दी हुई है केस वर्कर्स को, कि जो केस वर्कर्स हैं वो उस गाइडेंस को पूरा करते हैं और उसके हिसाब से आपको वीज़ा इशू करके देते हैं। तो एक तो सारा आसान तरीका है कि जी अगर आप उस डिपेंडिंग ऑन कौन सा वीज़ा आप अप्लाई करने लगे, आप केस वर्कर यूनिट की गाइडेंस देखें और उसमें देखें वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं। सेकंड होता है कि इमिग्रेशन कोर्ट के अंदर जो हमारी हियरिंग्स होती हैं, इसमें जो एविडेंस होता है वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा कहता है जी मैंने इनको 10 रसीदें दी थी लेकिन 3 मेरे पास अवेलेबल हैं, बाकी मेरे पास गुम गई हैं। अगर वो कंपनी से लेटर ले लेता है जिनसे रसीदें भिजवा रहे हैं कि हाँ जी रसीदें थी, इन डेटों पे पैसे गए थे लेकिन हमारे पास रसीदें ओरिजिनल नहीं हैं, तो उन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जज मानेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्रेडिबल विटनेस माने। या अगर आप किसी के थ्रू पैसे भिजवाते थे, वो बंदा आके कोर्ट में अपना एफिडेविट दे दे, अगेन जज की मर्जी है कि उसकी बात को माने या ना माने। तो एज इफ़ कोई शराइत नहीं है कि इस कंपनी के थ्रू आपने भेज दें। हाँ, लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि हुंडी वगैरह ना करें, प्रॉपर कंपनियों के थ्रू। को देखें, लोग जब पैसे किसी को भिजवाते हैं खर्चे के लिए तो ज़्यादातर लोग बैंक ट्रांसफ़र करते हैं या मनी ट्रांसफ़र करते हैं ताकि मनी का ट्रेल और दूसरा बंदा जाके उठा ले। बहुत कम लोग होते हैं कि हर महीने कोई ऐसा रिश्तेदार जा रहा है जो पैसे लेके जाए। तो कहने का मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कॉमन सेंस अप्रोच है। तो कॉमन सेंस यही कहता है कि किसी प्रॉपर कंपनी को यूज़ करें या बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करें या कंपनी टू कंपनी भेजें ताकि मनी ट्रेल हो। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। तारिक भाई, मैं बिल्कुल खैरियत से, अपना सवाल पूछें। हाँ जी तारिक भाई, अपने मेरे छोटे 3 सवाल हैं जो उसको मत करना। तो मेरा पहला है कि मेरी वाइफ हीरो है तो मुझे 5 साल मिला था, तो उसके बाद मुझे इंडेफिनिट मिला और इंडेफिनिट के मेरे को 1 साल रिलेटेड हो गया तो नेशनल को अप्लाई करना था। तो मैं सोच रहा था कि अगले साल करूँ तो जो फीस है 315 कुछ ऐसी फीस, अगर नेक्स्ट ईयर जो करता हूँ तो वो राइज ही या बढ़ेगी नहीं। पहला सवाल ये है। सवाल ये है कि मैं यूरोप काफ़ी दफ़ा अपने की कंट्री में जा चुका हूँ, तो वाइफ के साथ भी मैं अकेला चाहता हूँ, तो मेरी वाइफ को तो कोई तो नहीं होगा क्योंकि बस इंडेफिनिटली रिमेन तो है हमारे पास अभी। तो पहला सवाल ये था। और तीसरा ये कि जो अभी बायोमेट्रिक को कितना टाइम में दे रहे हैं वो, बस ये 3 सवाल थे। थैंक यू सो मच। देखें, मेरे ख्याल से जो पहला आपका सवाल था आपकी आवाज़ बड़ी ख़राब थी, लेकिन पहला सवाल था आई थिंक जो मैंने अंडरस्टैंड किया फ़ी इंक्रीज़ का। नॉर्मली देखने में आया कि होम ऑफिस एवरी ईयर 4 to 5% होम इंक्रीज़ करता है, तो जनरली अगर उस फॉर्मूले से चलें तो 3 से 4% इंक्रीज़ हो जाएगी फ़ी। हाँ, ऑफ कोर्स जो IHS का इंक्रीज़ है और जो ह्यूमन राइट एप्लीकेशन का इंक्रीज़ है वो बहुत ड्रामेटिक हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन अगर आप देखें उसकी बहुत पहले से उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी थी लोगों को कि इतना ज़्यादा फ़ीस बढ़ रही है, ऑलमोस्ट डबल हो रही है। लेकिन नॉर्मल बाकी एप्लीकेशंस की फ़ी 2 to 4% बढ़ती है। जहाँ तक बात आती है अगर आपकी वाइफ यूरोपियन है, देखें नॉर्मली होता है कि अगर आप अपनी यूरोपियन वाइफ के साथ जा रहे हो तो वो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते और आने देते हैं। लेकिन आप ऑन योर ओन जाएंगे और आपके पास पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट है विद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, देन दे वुड एक्सपेक्ट यू कि आपके पास उस कंट्री का वीज़ा हो। लेकिन जब आप अपनी यूरोपियन नेशनल के साथ उनकी होम कंट्री में जाते हैं तो वो आपको आने देते हैं क्योंकि वो उनकी पॉलिसी है। और जहाँ तक बायोमेट्रिक कार्ड की बात है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी एप्लीकेशन डाल रहे हैं। आजकल एवरेज टाइम 4 से 5-6 महीने हैं, लेकिन अगर आप इस शो को फॉलो करते हैं, शो पे आके लोग बोलते हैं जी साल हमारा लग गया। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि किस केस वर्कर टीम को आपका केस जाता है। अगर उनके कुछ स्टाफ मेंबर्स कोरोना वायरस की वजह से छुट्टी पे हैं देन यू आप ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्रैक से और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट अप्लाई करें एंड देन होप फॉर द बेस्ट।
थैंक यू आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू यू सर। या सर, मुझे आपसे पूछा कि मेरे ना बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट नहीं आ रही अभी तक, 3 महीने हो गए हैं। तो ये अपॉइंटमेंट तो मेरे वकील को खुद ऑनलाइन जाके बुक करनी पड़ेगी या फिर ये होम ऑफिस खुद अरेंज करेगा? इसके बारे में आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। ओके सर, थोड़ा मैं आपके साथ मजाक भी कर लूँ? हाँ जी। आप कौन से शहर से हैं? उसके हिसाब से मजाक करूँगा। इंडिया से या पाकिस्तान से? हाँ जी, इंडिया से। इंडिया से। ज़बरदस्त यार। ओके मेरे भाई, देखें, पहली बात है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरते हैं या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भरते हैं तो कभी कभी तो अपॉइंटमेंट की डेट आ जाती है और कभी कभी सेक्शन ही नहीं आता अपॉइंटमेंट का। तो उसका हल ये होता है कि हमें वेट करना पड़ता है कि होम ऑफिस हमें ईमेल कब करेगा। वो कभी कभी ईमेल 2 महीने में दे देते हैं, कभी कभी 3 महीने में देते हैं। तो सब्र के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दूसरा, मैं आपसे इसलिए मजाक करने लगा था, एक ड्रामा है उर्तुगुल, वो देखें, 5 सीरीज़ का है, जब तक ख़त्म होगा उससे पहले वो डेट आपको दे देंगे। और ऑलमोस्ट 100-150 किस्तें एक सीज़न के अंदर। थैंक यू सो मच मेरे भाई आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक भाई। मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन था जी। अभी मेरा एक्सटेंडर है FLRO फैमिली रूट पे मेरे को मिला है 10 इयर्स का। अभी मैं जॉब कर रही हूँ, एम्प्लॉय के पास मेरा एक्सपायर्ड अभी होने वाला है, तो वापस मेरे को बुलाया है, तो वो प्रूफ मांग रही है क्योंकि वेदर आई एम एलिजिबल टू वर्क। तो इसके लिए मैं एम्प्लॉय क्या जवाब दूँ? मेरे वो अपॉइंटमेंट दे के बोला है कुछ प्रूफ लेके आओ। कौन सा प्रूफ लेके जाओ? और मैं काम मेरा ऐसे FLRO पे मैं कर सकती हूँ काम? मेरा अभी एक्सटेंड बाकी है, कुछ रिप्लाई कुछ नहीं है, मेरा बायोमेट्रिक गया है। तो अभी मेरे को सब समझाए कि मैं मेरा काम कर सकती हूँ। अभी मेरा 6 मंथ पूरा होने वाला है इसके। ओके मैम, मैं आपको अभी अर्ज करके बताता हूँ। सबसे सॉरी मैम, मैं भी अर्ज कर देता हूँ, अगर आप प्लीज़ टीवी पे सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारों के लिए। देखें, एक चीज़ तो मैं आप सारों को बताता हूँ कि आपके एम्प्लॉयर्स गलत काम कर रहे हैं आपको बोलने के लिए कि आप प्रूव करें कि जी आपको राइट टू वर्क है या नहीं। बिकॉज बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हुकूमत की तरफ से हर एम्प्लॉयर को कि अगर कोई एम्प्लॉई आपके पास आता है और आपको कंफर्म नहीं हो रहा उनका पासपोर्ट देख के, या वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते कि ये इनको राइट टू वर्क है या नहीं, तो आपने मीनिंग एम्प्लॉयर ने चेकिंग सर्विस इस्तेमाल करनी है होम ऑफिस की। वो एक क्लियर सर्विस है जिसके ऊपर होम ऑफिस उनको विदिन 1 और 2 डेज़ बता देता है कि आया इस पर्सन को राइट टू वर्क है या नहीं। वो एक सर्टिफिकेट इशू करके देता है जो वैलिड होता है 6 महीने के लिए, और वो हर 6 महीने से पहले उस एम्प्लॉयर को उस सर्टिफिकेट को रीवैलिडेट करवाना पड़ता है। तो मैं ख़ुद बड़े शौक में चला जाता हूँ कि आई डोंट नो व्हाई एम्प्लॉयज़ से बोल रहे हैं कि जी प्रूफ दें, जबकि ये उनकी अपनी, उनको पता होना चाहिए कि एज एन एम्प्लॉयर उनकी अपनी गाइडलाइंस में ये चीज़ है कि उन्होंने पता करना है होम ऑफिस से कि आपका राइट टू वर्क है या नहीं। तो बड़ा पोलाइटली एंड हम्बली होम ऑफिस अपने एम्प्लॉयर के पास जाएं और उनको बताएं ये कानून के जी मैं तो इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दूंगी, पहले आप प्लीज़ होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके एम्प्लॉय चेकिंग सर्विस के थ्रू मेरा सर्टिफिकेट हासिल कर लें और उसमें पता चल जाएगा कि आपको राइट टू वर्क है या नहीं। एंड दैट्स द प्रॉपर प्रोसीजर। अब मुझे बताया जाता है कि हमारा शो इख्तिताम पे आया है। थैंक यू सो मच। जो लोग आ जाए, लॉग इन हुए, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितनी ज़्यादा कॉल्स ले सकूँ मैं ले लूँ। एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे इमिग्रेशन तारिक शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो ऑलरेडी कर रहे हैं। अब आपसे मुलाकात इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते होगी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें एंड विल सी यू